हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर साइंस यानी आपका जो पेपर विज्ञान शिक्षण है उसमें मैं आपको राजन सीरीज़ के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो ये राजन सीरीज़ का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये पार्ट 1 है, क्योंकि इस पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और पार्ट 2 में मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि जो आपकी जो राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ है इनसे आपके 98% क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक्स आपके बहुत, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ले लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। मुझे लगता है शायद 150 या 200 रुपये में मिल जाती हैं, वो भी सारी बुक्स। ठीक है, जितने भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आपकी जो पूरा सिलेबस है वो आपका 150-200 में ये राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ मिल जाती है। आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया है, आपको पता है कि आप चाहे राजन सीरीज़ लें या आप पवन सीरीज़ लें, दोनों सेम पैटर्न होता है, दोनों में सेम क्वेश्चंस होते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि जो राजन सीरीज़ में लास्ट पेज पे होता है वो पवन सीरीज़ में फ्रंट पेज पर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके पर थोड़ा इतना ही डिफरेंस रहता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। और मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप राजन सीरीज़ भी ले लेंगे, अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे आप अपना डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है आपका, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक। यानी प्रथम उत्तोलक होता है, दूसरा द्वितीय उत्तोलक होता है, तीसरा तृतीय उत्तोलक होता है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी हर एक वीडियो को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। आप वहाँ से जाके उत्तोलक के बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अभी जब मैं आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को कराऊंगी तो फिर डिटेल में तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अब हर चीज़ तो आप पढ़ ही चुके हैं, सिर्फ ये समझ लीजिए एक तरीके से आपका रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो विटामिन को हम निम्नलिखित प्रकारों में बांट सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई और लास्ट में क्या होता है के आपको अलग से याद कर लेना है, क्योंकि ये तो आपका सीरियल वाइज चल रहा है, ए बी सी डी ई और बाद में क्या होता है के। तो विटामिन हमारे जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से और एकदम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो, यानी खाने वाला पदार्थ है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? तो दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। बकरी हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन मतलब होता है जो, जिससे हमें शरीर से हमें प्रोटीन मिलता हो, हम स्वस्थ रहते हैं, यानी कि वह प्रोटीन जिससे हमारे शरीर को वृद्धि मिलती है या हम स्वस्थ रहते हैं, उन्हें हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ये प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक पाई जाती है, या अधिक से अधिक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जिस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यानी जिनसे हमारे शरीर को क्या होता है? एनर्जी मिलती है, जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रहता है हमारा शरीर। ठीक है, उन्हें हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने लीटर पानी या कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? 1.5 से 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। ठीक है, कितना पानी पीना चाहिए? 1.5 से 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर पानी को पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कुपोषण किसे कहते हैं? तो कुपोषण मीन्स क्या होता है? कुपोषण का मतलब होता है पोषण रहित। ठीक है, पोषण रहित।
तो पोषण रहित का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है, पोषक तत्व नहीं पाए जाते। अब ये पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, ये सभी चीजें जब आपके भोजन में नहीं पाई जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कुपोषण। ठीक है, कुपोषण रहित भोजन या कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कुपोषण कहते हैं। जैसे कि कुपोषण में क्या होता है, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है जैसे कि जब संतुलित आहार, जैसे कुछ बच्चों को भोजन क्या होता है बहुत दिनों से नहीं मिलता है, बेचारे भूखे रहते हैं, आज मिला तो कल नहीं मिला, इस तरीके से क्या होता है बच्चों के अंदर जो पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं भोजन अच्छे से नहीं पाते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जिनमें उनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, तो उनसे क्या होता है उनका जो शरीर जो होता है उसमें बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है शरीर की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, यानी शरीर का जो बढ़ना होता है वो रुक जाता है, और जो उनकी जो त्वचा होती है उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनकी मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और उनको बहुत जल्दी थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत जल्दी उनको थकान होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, घबराहट सी होती है। ठीक है, और क्या होता है शरीर का वजन कम होने लगता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, पोषण से भरपूर भोजन करना चाहिए, यानी ऐसा भोजन करना चाहिए जो क्या होता है जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, इस तरीके से जो युक्त भोजन होते हैं उन्हें हमें करना चाहिए। ठीक है, तो कुपोषण का मतलब होता है पोषण रहित। ठीक है, यहाँ इसमें क्या दिया गया है, अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, यानी कि जब भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको भोजन नहीं मिल पाता है तो वो पोषण का कारण बन जाता है। इससे उपस्थित स्थिति को कुपोषण कहते हैं। लेकिन आप अगर ये अच्छे से लिखेंगे कि ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कुपोषण कहते हैं, तो ज़्यादा ईजी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है। तो आपको पता है कि जो घेंघा नामक रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किस तत्व की कमी से होता है, आयोडीन तत्व की कमी से होता है। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको पूरा करने के लिए हमें समुद्री भोजन करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। भोजन के परिरक्षण का मतलब होता है कि भोजन को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। तो भोजन के परिरक्षण की प्रमुख विधियां हैं अंतराल से उबालना और ठंडा करना। किसी भी चीज़ को, यानी जैसे आप दूध है, दूध को आप एक समय से एक अंतराल में क्या करते हैं ठंडा करते हैं और उसको उबालते हैं और उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, सुखाना, जैसे क्या होता है, जैसे कि जो कच्चा आम होता है आप उसको क्या करते हैं, उसको आप सुखाते हैं। ठीक है, सुखाकर आप उसको क्या करते हैं खटाई के रूप में रखते हैं या फिर आप उसको अचार बनाकर रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है अचार तैयार करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप आम का कच्चा आम जो होता है उसका आप अचार बनाकर भी रख सकते हैं, सालों साल खाते हैं। ठीक है, फिर क्या डिब्बा बंदी करके रखना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को उबालना, उसको ठंडा करना, उसको सुखाना, अचार तैयार करना, उसको ठंडा करना। ठीक है, डिब्बा बंदी करके रखना। डिब्बा बंदी करके मतलब जैसे कि अचार वगैरह हैं आप उसको अच्छे से बना के डिब्बे में रख देते हैं और डिब्बे बंद कर देते हैं। या मुरब्बा होता है आंवले का, उसको भी आप, या आप किसी सॉस या आप किसी चटनी वगैरह को बनाकर एक डिब्बे में पैक करके रख देते हैं और उनको आप कई महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रसायनों द्वारा भी आप अपनी कई चीज़ों को आप क्या करते हैं सुरक्षित रख सकते हैं। ठंडा करना, जैसे कि आप फ्रिज में किसी चीज़ को रख देते हैं तो वो आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती है, आप उसका इस्तेमाल दूसरे टाइम भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग जो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है या फिर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जब भी कोई रोग पहुंच जाता है तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं।
और संक्रामक रोग क्या होता है, जैसे कि हैजा हो गया, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाग, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस आदि, ये सभी क्या हैं, संक्रामक रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। तो दूषित भोजन, यानी आप खराब भोजन खाते हैं, यानी कि कहते हैं कि आमतौर पर बोलते हैं इसे बासी खाना। ठीक है, क्या होता है, आप रात का रखा खाना सुबह खा लेते हैं, इसकी वजह से हो जाता है, या दूषित वातावरण की वजह से हो जाता है, तो या सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा भी आ गई। तो संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, या तो फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, जब बच्चों के अंदर एक व्यक्ति से या एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जब भी कोई रोग पहुंचता है तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। तो वर्धी प्रजनन क्या होता है, जैसे कि फूलों को छोड़कर क्या होता है, जब भी हमारे कोई पौधे का कोई भी अंग या कोई भी भाग क्या होता है, टूटकर जब गिरता है या अपने पौधे से अलग होकर क्या होता है, जब वो गिरता है तो वो क्या करता है, फिर से एक नए पौधे को जन्म देता है, उसे ही हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। इससे ये जो होता है ये एक क्या होती है, अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, लैंगिक नहीं होता है, ये एक अलैंगिक प्रजनन होता है और इसे हम कायिक प्रजनन भी कहते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको वीडियोस में बताई हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके डिटेल में पढ़िए चीज़ों को, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटने ना पाए। अब आप सोचो कि ये लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो अब देखिए किताब में क्या कहा गया है कि वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रजनन जो होता है ये एक कायिक प्रजनन होता है और ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में। अब भाई ये मनुष्य में तो पाया नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि मनुष्य का एक हाथ कट गया तो धीरे धीरे दूसरा हाथ निकल आया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मनुष्य के शरीर का अगर कोई भी अंग या कोई भी भाग अगर उसके शरीर से अलग हो जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता है, फिर क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता, पौधों के कोई भी भाग या कोई भी अंग से उसका कोई भी अंग अलग हो जाता है तो वो वहाँ पर एक नया अंग निकल आता है। ठीक है, तो देखिए वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये टेट में पूछा भी गया है कि क्या वर्धी प्रजनन फूलों में पाया जाता है। तो वर्धी प्रजनन जो है ये फूलों में नहीं होता है। ठीक है, फूलों में ये पुष्प को छोड़कर, फूल को हम पुष्प ही कहते हैं लेकिन पेपर में पुष्प पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको फूल बताया। तो पुष्प हो या फूल हो, जो भी कह सकते हैं आप, ये इसको छोड़कर पौधे का कोई भी अंग हो, उससे जब भी कोई पौधा अलग होता है तो क्या करता है, वहीं वो पौधा जब अलग होकर जब नीचे गिरता है तो वो एक नए पौधे को जन्म दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट है संचारी रोग किसे कहते हैं। वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग जो है ये आपका संक्रामक रोग का एक पार्ट है, संक्रामक रोग का एक भाग होता है। ये आपका जो संचारी रोग होता है ये क्या होता है, ये खांसने से होता है या वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो बच्चों के शरीर में या व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं उनसे होता है। ये किसी इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो संचारी रोग जो है खांसना, चेचक और क्या बोलते हैं टाइफाइड, इन सभी के कारण होता है। ठीक है, छुआछूत यानी छूने से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक रोग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सांसर्गिक रोग होता है और दूसरा संचारी रोग होता है। नेक्स्ट है आपका परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉन की संख्या को बदलती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ कि परमाणु संख्या क्या होती है, जैसे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये मान लो कि ये एक परमाणु संरचना है। ठीक है, ये एक परमाणु की संरचना है। इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है, ये छोटा सा ये जो आपका ये एक नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
तो ये परमाणु की संरचना है, ये आपका नाभिक है और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो हमारा प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव, इसमें जो होता है ये क्या होता है, धनात्मक कण पाए जाते हैं, और ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसमें क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं। कौन से कण होते हैं, उदासीन कण होते हैं, ठीक है। और इसके बाहर यानी जो कोश होता है, यहाँ पर एक कोश, इसको हम कोश बोलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब हम बताते हैं कि ये प्रोटॉन, ये क्या होता है, परमाणु संख्या होती क्या है, ठीक है। तो परमाणु की संख्या जो होती है ये 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। देखिए ये मैं आपको अपनी तरीके से समझा रही हूँ, इसमें आपका थोड़ा टफ दिया होता है, इसलिए मैं अच्छे से ईजी तरीके से समझा रही हूँ आपको। तो आपके जो परमाणु की जो संख्या होती है ये 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप नोट भी कर सकते हैं, क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप पेपर में लिख सकें। तो क्या होता है, जो परमाणु की संख्या की जो 3 मूलभूत कण होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो परमाणु के अंदर जो केंद्र होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये परमाणु की संरचना, इसके अंदर एक केंद्र होता है, ये छोटा सा केंद्र होता है, छोटा सा बिंदु होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर, इसे ही हम नाभिक कहते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। यही 2 मूलभूत कण जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये मिलकर क्या करते हैं, परमाणु संख्या की रचना करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बदलाती है, वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार भी आपका यही होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु भार कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को, ठीक है। और इसका जो परमाणु भार जो होता है, इसका सूत्र होता है तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन के 12 परमाणु का भार, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु के द्रव्यमान को बदलाने वाला एकक एक कार्बन 12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होती है। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश यानी जो बाहर का कोश होता है जिसे हम कक्ष कहते हैं, ठीक है, कोश। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये परमाणु की संरचना है, इसके अंदर एक नाभिक होता है, जिसके अंदर इसके अंदर एक जो केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और ये क्या होता है, प्रोटॉन, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाहर का जो कक्ष होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, कोश भी कहते हैं, इसे हम कोश भी कहते हैं। इस कोश में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में या बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और परमाणु संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी राजन सीरीज़ के जो विज्ञान का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।